ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर कार क्रैश का सीन दिखा दिया जाता है, जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसके साथ उसका हस्बैंड जी भी वहीं पर मौजूद होता है। असल में ये दिन वो डाइवोर्स लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते पर ही ये घटना घटित हो गई। बट इनकी स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इनका रीबर्थ सीधा उस समय में हो जाता है जहाँ पर वो लोग स्कूल लवर्स हुआ करते थे, और तो यहाँ पर उन दोनों को पता है कि उनका रीबर्थ हुआ है। फिर यहाँ पर लिली हमें हमारी पास्ट लाइफ की स्टोरी के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर वो और जी एक दूसरे को स्कूल टाइम से लव किया करते थे एंड उनका ये लव रियलिटी में बदल गया था, यानी कि उनकी शादी हो गई थी। बट यहाँ पर शादी के बाद बहुत ज़्यादा न्यूसेंस फैल गया था। आए दिन नए झगड़े हुआ ही करते थे, जहाँ पर लिली अपने पॉइंट को समझाने की पूरी कोशिश करती थी और जी को समझने की भी, लेकिन यहाँ पर जी ना उसे समझा पा रहा था और ना खुद को और ना उसको समझ रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से यहाँ पर लिली उसे देख लेती है, जहाँ पर जी अपने स्कूल क्लास में डेज़ी की तस्वीर देख रहा होता है, और यहाँ पर लिली समझ जाती है कि वो अभी भी अपने फर्स्ट लव से मूव ऑन नहीं हुआ है उस ट्रैजिक इवेंट को लेकर। फिर वापस से हम यहाँ पर उस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उनका रीबर्थ हुआ होता है। वो लोग असल में अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में थे एंड उसी समय वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जहाँ पर जी साफ साफ लिली से कह देता है कि तुम्हें पता है, अगर मैंने अपनी लाइफ में तुम्हें चूज़ ना किया होता तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती, कितनी बदल जाती। और तो यहाँ पर लिली भी उसकी बातों से अग्री करती है, जहाँ पर वो उसके साथ उस समय ब्रेकअप कर देती है। कह दे कि तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते, यही हम दोनों के लिए बेस्ट होगा। फिर वो लोग अपना अपना रास्ता अलग अलग कर लेते हैं, जहाँ पर लिली अपने रास्ते पर अकेले निकल पड़ती है सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर, और दूसरी जी और डेज़ी दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 7 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लग्जरियस कार में से मिस्टर चैन को बाहर आते हुए देखते हैं एंड उसके साथ में उसका बेबी एरिक भी होता है। और तो यहाँ पर एरिक की मम्मा और चैन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड लिली ही होती है, जहाँ पर हमें समझ आ रहा था कि लिली कितनी अच्छी लाइफ जी रही होती है और उसकी हैप्पी फैमिली होती है। यहाँ पर चैन लिली को डांट लगा रहा था कि माना कि तुम मेडिकल एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हें भी खुद की बॉडी को आराम देना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर सबकी सर्जरी करती रह जाओगी और खुद के पूरे बॉडी पर प्रेशर डालती रह जाओगी। यहाँ पर वो उसे कहती कि तुम टेंशन मत लो, और साथ साथ यहाँ पर वो एरिक को समझाती भी है कि जो भी प्राइवेट शेफ ने कुक किया है सिर्फ वही खाना खाने के लिए, वरना बाकी के खाना इतना हेल्दी नहीं होते। एंड यहाँ पर एरिक को भी पता होता है कि इसकी मम्मा कितनी हेल्थ कॉन्शियस है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे गालों पर किस देती है, जहाँ पर चैन भी उसे किस मांगने लग जाता है एकदम बच्चे की तरह। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को और उसकी गर्लफ्रेंड डेज़ी को, जहाँ पर उन्होंने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है बहुत ही महंगेदार होटल में, जिसका नाम स्काई पैलेस होता है। यहाँ पर उसका एक मैनेजर उसे कह रहा था कि तुम अगर चाहते हो तो मैं इस पार्टी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना ये होटल कितना ज़्यादा महंगा है। जी उसे समझाता है कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड सभी लोग यहाँ पर जी की तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ जी के पास तो पैसे ही पैसे, जी बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका है और तो यहाँ पर उसे कोई भी बीट नहीं कर पा सकता। सभी के सभी बिजनेस टाइकून जी के ऊपर पड़े हुए हैं ताकि जी यहाँ पर उनके शेयर्स को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाए। जी यहाँ पर खुश था और वो मन में कह रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी की वजह से मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी प्रेजेंट लाइफ में हासिल कर पाया हूँ, और मैं यहाँ पर लिली को बताना चाहता हूँ कि उसके बिना मैं कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका हूँ। फिर यहाँ पर जी उन सभी से लिली के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या स्कूल के बाद कोई भी उस लड़की के साथ कॉन्टैक्ट में रहा है। तो एक लड़की बताने लग जाती कि हाँ कॉन्टैक्ट में तो नहीं, लेकिन मैंने उसे सबवे के यहाँ पर देखा था और वो लड़की तो बहुत ज़्यादा पील नजर आ रही थी। उसने शादी से कपड़े पहने हुए थे, वो तो दिखने में भी अच्छी नहीं दिख रही थी। जहाँ पर ये बात सुनकर तो डेज़ी को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी यहाँ पर जी को पास्ट लाइफ की बात याद आती है, जहाँ पर लिली एकदम सिंपल गर्ल बनकर रहा करती थी, भले ही उसके पास इतने पैसे क्यों ना हो। और तो जी उसे इसी चीज़ को लेकर सुनाता था कि आखिर तुम अपने मुंह पर मेकअप नहीं लगा सकती हो क्या। एंड इस चीज़ को भी लेकर उनमें बहुत झगड़ा हुआ करता था, जहाँ पर लिली उसे समझाने की कोशिश करती थी कि लिली उस टाइप की लड़की है नहीं, वो एकदम सिंपल बनकर रहना चाहती है। फिर बाद में हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि जी को अपनी इस लाइफ पर बहुत ज़्यादा घमंड है, और तब वो मन में कह रहा होता है कि लिली की लाइफ ऐसी है, मुझे पता है कि ये वाली लाइफ में वो पूरी की पूरी पागल जैसी रह रही होगी। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग जी को और डेज़ी को एक बहुत ही अच्छा कपल्स बुलाने लग जाते हैं। कहती है कि बहुत बेहतर होगा अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लोगे तो। और यहाँ पर जी डेज़ी को प्रपोज करने वाला था कि इतने में वहाँ पर कोई आ जाता है और सबकी नज़र उन पर टिक जाती है, और वो कोई नहीं बल्कि लिली ही होती है, जो कि कैजुअल कपड़ों में आ गई थी। सभी लोग यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट है
फिर भी यहाँ पर एक नॉर्मल कपड़े में आई हुई है। एंड डेजी और जी चले जाते हैं उससे बात करने के लिए। लिली यहाँ पर जी से बड़ी नॉर्मली बात कर रही थी कि मैं तुमसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, बट यहाँ पर जी एज यूजुअल घमंडी था, तो वो अपना ताना मारना शुरू कर देता है कि इतने समय बाद तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग दिमाग अभी तक आया ही नहीं है। और डेजी यहाँ पर आ जाती है आँख में घी लगाने के लिए, कहती है कि जाने भी दो ना जी, उसी का ये स्टाइल है। और ऐसे भी लेडी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कोई रेडी होगा ही नहीं। एंड जैसा डेजी बोलती है वैसा उसकी चीलें उसके पीछे पीछे बोली जाती है। एंड ऐसा एक्ट करती है कि जैसे लिली को कोई छू भी नहीं सकता है। यहाँ पर डेजी लिली से कह रही थी कि तुम चाहती हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीद लूँगी, बट यहाँ पर लिली उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। दोस्तों यहाँ पर लिली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खाना चल रहा होता है, क्योंकि उसकी जो सर्जरी थी 13 आवर्स तक कंटिन्यूसली चल रही थी, जहाँ पर उस बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर वो खाने को ढूंढते हुए खाने की ओर चली जाती है, और अभी भी लोग उसे ताड़ ही रहे थे। यहाँ पर लिली आराम से अपना खाना खा रही होती है, इतने वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि उसके प्रोफेशन के बारे में पूछने लग जाता है। लिली उसे साफ साफ बता दी थी कि मेरा प्रोफेशन तुमसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। एंड यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि हाँ तुम कैसे ही बता सकती हो, तुम्हें शर्मिंदगी जो महसूस हो रही होगी। मुझे तो लगा था कि पास्ट लाइफ की नॉलेज को लेकर तुम कुछ बड़ा कर दोगी, लेकिन नहीं, आज साबित हो चुका है कि लिली जी के बिना कुछ भी नहीं है। और वो उसके सामने चेक रख देता है, ये बताते हुए कि मेरी एनुअल सैलरी 1 मिलियन है। यहाँ पर तो जी उसे दान दे रहा होता है, कहता है कि तुम पैसों को रख सकती हो, ये पैसे तुम्हें मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस लाइफ में तुम मेरी वाइफ थी, इससे मैं पिटी खाकर तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, ताकि तुम इस लाइफ में अपनी प्रीवियस ऐसी लाइफ ना जियो और तो मेरा दिमाग भी ना ख़राब करो। यहाँ पर लिली समझ पा रही थी कि प्रीवियस लाइफ में लिली ने जी के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट उसे लिली के स्ट्रगल तो याद होंगे ही नहीं। जहाँ पर हमें एक बार फिर से पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है और तो उनकी हैप्पी वेडिंग भी दिखाई जाती है। वेडिंग के बाद यहाँ पर लिली के पास चांस थे मास्टर कंप्लीट करने का अब्रॉड जाकर, पर यहाँ पर लिली ने उस चांस को और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जी को जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना था एंड उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था, यानी कि ज़्यादा पैसे। तो या तो लिली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती या फिर यहाँ पर वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करती। इस वजह से यहाँ पर वो दिन में 3 पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी, ताकि वो जी को पूरा सपोर्ट कर पाए और एक हैप्पी फैमिली और एक अच्छी सी लाइफ जी पाए। लेकिन यहाँ पर जी आए दिन उससे नाराज़ हुआ करता था। और तो यहाँ पर एक दिन फाइनली वो जी को देखती है, जहाँ पर जी डेजी की फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि डेजी की उस समय शादी हो गई थी। लिली को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ी मार देती है, ये कहते हुए कि मैंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी तुम्हें डेडिकेट कर दी, तुम्हारे बिजनेस में सारा का सारा कैपिटल जमा करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एंड यहाँ पर तुम डेजी की तस्वीर देखकर रो रहे हो जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो गई है। जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर लिली का फेस लेकर मिरर के सामने ले चला जाता है, कहता है कि तुम अपनी खुद की शक्ल को देखो, तुम्हें क्या लगता है ऐसी शक्ल लेने वाली लड़की के साथ कभी कोई शादी कर भी पाएगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर गॉड ने मुझे एक और मौका दिया तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें चूज करने वाला बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उस चेक को देखकर मुस्कुराने लगती है एंड कहती है कि मैं स्ट्रेंजर से दान नहीं लेती हूँ। जी यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि ज़्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बैक करूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे भी तुम कितनी माइजरेबल लाइफ जी रही हो। यहाँ पर लिली उसे समझाने लग जाती है कि उसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे पता होता है, और वो उसे बोलती भी है कि देखो अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, आज वही दिन है जहाँ पर हम पास्ट लाइफ में मर चुके थे, और तुमने तो अब तक पैसे कमाए हैं वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को लेकर ना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कल से तुम क्या करोगे, क्या तुम्हें स्टॉक्स का ट्रेडिंग का कुछ आइडिया भी होगा या फिर नहीं। ये बात को सुनकर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर इतने में यहाँ पर जी को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि हाँ मैं कुछ समय में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, एंड वाली से कहता है कि मैं तो तुमसे बाद में आकर बात करूँगा। दोस्त हम यहाँ पर एरिक को और चान को देखते हैं, जहाँ पर उन स्टाफ ने एरिक के लिए बहुत बड़ा केक प्रिपेयर किया होता है, वो भी उसके मम्मा के कहने के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर एरिक को वो केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो कहता है कि वाओ इसमें तो स्ट्रॉबेरीज है और मम्मा को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, हमें ये केक मम्मा के लिए भिजवा देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा बर्थडे केक मम्मा टेस्ट करे। एंड यहाँ पर चान स्टाफ को ऑर्डर दे देता है उस केक को फर्स्ट फ्लोर वाले इवेंट में पहुँचा देने के लिए।
फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि डेजी से कह रहा होता है कि आज इस होटल में मिस्टर चान अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में आए हैं। ये बात मुझे मेरे मैनेजर ने बताई और ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है उनके साथ में कोलैबोरेशंस करने का, और अगर मैं ये करने में काबिल हो गया तो फिर तुम समझ ही सकती हो कि हमारी आगे की लाइफ कितनी ईजी बन जाएगी। डेजी भी यहाँ पर लालच में होती है, वो कहती है कि तुम्हें तुरंत ही जाकर उन्हें एक्वायर कर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लिली उनकी बातों को सुन पा रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी के आसपास सभी क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो लोग बोलने लग जाते हैं कि डेजी तुम्हारा हस्बैंड तो ऑलरेडी हाई लेवल पे है, एंड यहाँ पर अगर उसने मिस्टर चान के साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो तुम ना टॉप क्लास में गिने जाओगे, तो तुम अपनी गरीब क्लासमेट्स को तो भूल नहीं जाओगे ना। डेजी कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब मेरे स्कूल टाइम से फ्रेंड हो और मैं तुम्हें भूल बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर एक क्लासमेट कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर लिली से संभल कर रहना चाहिए, और तो और मुझे लगता है तुम्हें लिली को मदद करना ही होगा। ऐसे भी लगता है लिली की शादी नहीं हुई है और वो बेचारी अकेली रहती है। हम सब तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए हैं लेकिन लिली नहीं। बाद में यहाँ पर डेजी लिली के पास चली जाती है। बाद में यहाँ पर डेजी लिली के प्रोफेशन के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कहाँ पर काम करती हो, एंड यहाँ पर लिली बताती है कि वो नर्सिंग होम में काम करती है। तो उनकी क्लासमेट लिली का जो सैलरी होता है वो पूछती है, बट यहाँ पर लिली अपना सैलरी बनाने से साफ साफ मना कर देती है। तो फिर वो लड़की उसे क्रिटिसाइज करने लग जाती है, कहते कि अरे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है। यहाँ पर जी ने ऑलमोस्ट डेजी के साथ शादी करने का फैसला ले ही लिया है और यहाँ पर तुम उसके साथ खड़ी होकर खीखी कर बातें क्या करी थी, तुम्हें जरा सी तो शर्म होनी ही चाहिए। लिली कहती कि लगता तुम्हें चश्मा है, तुम्हें ढंग से नजर नहीं आ रहा था कि हमें से कोई भी हंसकर बात कर ही नहीं रहा था, और ऐसे भी मैं जी के पास नहीं आई थी, जी खुद ब खुद यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए आया था। उस पर से एक क्लासमेट भी बोलने लग जाती है कि अरे जी इतना सक्सेसफुल बन चुका है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे ही पड़ा हुआ होगा, तुम्हें अपने सपनों से बाहर आ जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर डेजी लिली को 20,000 रुपीज़ का कार्ड देने लग जाती है, कहते कि होपफुली इन पैसों को तुम ले लो और नेक्स्ट टाइम जी के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखना भी मत। यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है, कहती कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तुम यहाँ पर पैसे दे रहे हो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा छुड़ा पाऊँ, ऐसा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ पर डेजी उसे समझाती है कि लगता है तुम्हें हमारे टॉप क्लास लोग पता नहीं है, हम अक्सर पैसों से डील क्या करते हैं और पैसे ही हमारे लिए सब कुछ होता है, तो फिर ये पैसे लो और तो स्कूल यूनियन के बाद उसका कॉन्टैक्ट हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। यहाँ पर लिली डेजी से कह देती है कि तुम्हें ये 20,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तो यहाँ पर तुम्हारी आंखों में ये भले ही डायमंड होगा, गोल्ड जैसा पर्सन होगा, बट मेरे लिए वो एक नॉर्मल सा गार्बेज है जो कि रोड साइड में पड़ा हुआ रहता है, तो फिर टेंशन मत लो, मैं उसके पीछे नहीं भागने वाली हूँ और मुझे वो पहले से ही नहीं पसंद है, और ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेबी भी है और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, और मेरा हस्बैंड तुम्हारे जी से 1000 गुना अच्छा है। ये सुनते ही यहाँ पर डेजी को गुस्सा आता है, तो वो लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लिली उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे वार्निंग देने लग जाती है। डेजी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि मजाक करना बंद करो, चलो बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। एंड यहाँ पर लिली अपने हस्बैंड मिस्टर चान के बारे में बताती है, तो सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि तुम क्या थोड़ी सी साइको हो, यहाँ पर कोई भी मिस्टर चान से आज तक मिल नहीं पाया क्योंकि वो VVIP वाले पर्सन है और तो चाइना के सबसे रिचेस्ट इंसान भी है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोलेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं। साथ साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि इतने रिचेस्ट पर्सन की वाइफ इतने नॉर्मल कपड़ों में बाहर निकलेगी और उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। लगता है यहाँ पर तुम अपने ड्रीमिंग हस्बैंड की बात बता रही हो, अपने रियल हस्बैंड के नहीं। और वो लोग यहाँ पर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लग जाते हैं। बट यहाँ पर लिली उनमें से किसी को नहीं रोकती है क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है और उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, और ऐसे लोग ये जैसे लोगों के मुँह तक नहीं लगना चाहते। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है वो बड़ा सा केक लेकर लिली का नाम पुकारते हुए कि मिस्टर चान ने मिसेस चान के लिए केक भिजवाया हुआ है। फिर दोस्त हम यहाँ पर जी को देखते जो कि मैनेजर ली से मिलने गया होता है। मैनेजर ली बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर चान बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम उनसे ऐसे मिलना कि जैसे कि तुम एक्सीडेंटली उनसे मिले हो और ये सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान नहीं थी। और तो यहाँ पर मैनेजर ली उसे वार्निंग भी देता है कि देखो हो सकता है कि मिस्टर चान अपनी वाइफ मिसेस चान के साथ में हो, तो फिर बेहतर होगा अगर तुम मैडम से दूरी बनाए रखो, तो क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर मैडम की टकरार किसी से गलती से हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पर मिस्टर चान ने उस इंसान को छोड़ा तक नहीं था, उस इंसान की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। जी कहता है कि लेकिन मैंने मैडम को तो कभी देखा नहीं है। मैनेजर बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं किसी से पूछताछ कर उनकी तस्वीर तुम्हें भिजवा दूंगा, तब तक तुम यहाँ पर इंतजार कर सकते हो। दोस्त हम वापस से उस पार्टी वाले इवेंट में पहुंच जाते जहाँ पर वो स्टाफ उस केक को लेकर आ रही थी
और वो सभी के सभी लोग उस स्टाफ के कॉस्ट्यूम को नोटिस कर रहे थे, क्योंकि वो स्टाफ ने जो ड्रेसअप किया था वो सिर्फ वीवीआईपी वाले स्टाफ्स को ही मिला जाता है, जो कि वीवीआईपी वाले लोगों को देखे जाते हैं, यानी कि उनके क्लाइंट्स को। फिर बाद में यहाँ पर स्टाफ आकर मिसेस चान को यानी कि लिली को वो अग्रीमेंट साइन करने के लिए दे देती है कि उसका पार्सल रिसीव हो गया है। लिली को पता होता है कि ये केक किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर एरिक ने उसके लिए भिजवाया होगा। बट जैसे यहाँ पर वो उस पेपर को लेने लगती है उतने में उसके क्लासमेट उस पेपर को छीन लेती है। वो लड़की बोलने लग जाती है कि ये केक मिसेस चान के लिए है, लेकिन तुम तो मिसेस चान हो ही नहीं, तुम तो बस मिसेस चान बनने का नाटक कर रही हो। बाद में उसके सभी के सभी क्लासमेट्स अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक को लगता है कि जी तो अभी यहाँ पर मिस्टर चान से मिलने के लिए गया था, तो फिर क्या पता मिस्टर चान ने ये केक यहाँ पर डेजी के लिए भिजवाया हो। तो फिर वो लोग ये जो स्लिप होता है वो डेजी को दे देते हैं, जहाँ पर डेजी बड़ी खुश हो जाती है और उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। बाद में यहाँ पर लिली डेजी को वार्निंग देती है, कहते कि सोच लो इस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है, साइन करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस को तुम बेयर नहीं कर पाओगी। सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि लिली तुम्हें यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, कहीं तुम वहाँ पर भर्ती तो नहीं हो। और लोग को बहुत ज़्यादा हंसते। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसे समझाती कि देखो तुम अपना नाटक यहाँ पर बंद कर सकते हो। लिली कहती कि जो करना है करो, मेरी एनर्जी मैं तुम पर वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ और तुम्हें वार्न भी कर दूँ कि यहाँ पर इस पर साइन करने के बाद तुम्हारी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं रह पाएगी। एंड यहाँ पर डेजी बिना कुछ सोचे समझे उस पर साइन कर देती है। डीजे सभी से बोलने लग जाती है कि ये केक तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, तो तुम सब मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। वो सभी लोग केक को खाते हुए उसकी तारीफ़ करते कि इस केक में तो ब्लैक ट्रफल है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये कितना ज़्यादा टेस्टी टेस्ट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर डेजी केक का पीस लेकर चली जाती है लिली के पास उसको देने के लिए, और यहाँ पर वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जानबूझकर वो लिली की शक्ल पर वो व्हिप क्रीम लगा देती है, जिस वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर जी भी आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर डेजी झूठ मूठ का माफ़ी मांगते उसे हैंकरचिप दे रही थी, लेकिन यहाँ पर लिली तो सीधा डेजी को थप्पड़ ही मार देती है और ये देखते हुए जी भागता हुआ आता है और लिली को धक्का मार देता है बड़े जोर से, जहाँ पर लिली का हाथ जो है वो टेबल से टकरा जाता है और बेंड तक हो जाता है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर डेजी की साइड लेने लग जाते हैं और लिली के अगेंस्ट हो जाते हैं। एनसी को बताने लग जाते हैं कि डेजी ने तो कुछ किया भी नहीं था, डेजी तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, बट लिली ने बिन मतलब का डेजी को थप्पड़ मारा। यहाँ पर लिली उन सभी को बोलने लग जाती है कि इस रीयूनियन में तो मुझे आना भी नहीं चाहिए था। 7 साल हो चुके हैं हम सभी को, मुझे लगा था कि अब सभी के सभी स्कूल पुलिस एक अच्छे इंसान में बदल गए रहेंगे, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी। मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हंसे जाओगे और मुझे क्रिटिसाइज करते जाओगे। मुझे भी उल्टा जवाब देना आता है, बट क्या है ना, मैं अपना टाइम तुम पर वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर आज आती नहीं। और यहाँ से वो जाने लग जाती है, बट यहाँ पर गुस्से में आकर जी उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे रोक देता है एंड कहता है कि जाने से पहले तुम यहाँ पर डीसी से माफ़ी मांग कर जाओगी। लिली यहाँ पर माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती कि माफ़ी मैं मांगने बिल्कुल भी नहीं वाली हूँ, मेरी गलती होती तो भी नहीं मानती, और ऐसी भी ये गलती तुम्हारी वाइफ डेजी की है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर उससे कहो कि सबसे पहले वो मुझसे माफ़ी मांगे। सभी लोग यहाँ पर वापस से उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि लिली अब बस भी करो, तुम्हें यहाँ पर डेजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें लगता है समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है और डेजी के स्टैंडर्ड्स क्या है। बेहतर होगा अगर तुम अभी यहाँ पर डेजी से माफ़ी मांग लोगी। तो जी को ये सारी बातें सुनते हुए अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर जी जो है अपनी 30 ईयर की ओल्ड में होता है, यानी कि वो 30 साल का था एंड तभी वो घर पर कुछ काम नहीं करता था, ना ही बाहर जाकर जॉब करता था। एंड यहाँ पर लीलू से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसने उस पर कितना चिल्लाया था कि एटलीस्ट तुम छोटे मोटे जॉब से शुरुआत तो कर ही सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर एफर्ट्स लगा भी नहीं रहे हो। और यहाँ पर ये सारी बातें उसके दिमाग में एक साथ घूमने लग जाती है और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर वो लिली को थप्पड़ मार देता है। एंड यहाँ पर लिली हमें बताती है कि पास्ट लाइफ में उसने ये सब कुछ नहीं सहा है, इससे ज़्यादा सहा है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जी ने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह दिया था, ये कहते हुए कि वो खर्चा नहीं उठा सकता था। लिली ने उसे कन्फर्म भी किया था, खर्चे सारे मैं उठाती हूँ, जॉब सारे मैं करती हूँ, बट यहाँ पर जी रेडी ही नहीं था लिली को 9 मंथ बेड रेस्ट में रखने के लिए और भी खुद पर खुद काम करने के लिए। इस वजह से पास्ट लाइफ में लिली को अपने बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा, जहाँ पर वो उस बेबी को बहुत ज़्यादा चाहती थी। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर वो जी को सुनाना शुरू कर देती है और वो उसे साफ साफ कह देती है कि देखो यहाँ पर मैंने प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और इस लाइफ में
ऑलरेडी तुमने सारी चीज़ें एक्वायर कर ली है, तो बेहतर होगा अगर हम वापस से एक दूसरे से ना मिले तो। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तो उसमें से एक क्लासमेट उसे धक्का मार कर नीचे गिरा देता है। कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, तुमने यहाँ पर जी को और तो डीजी को बदनाम करने की कोशिश की है, और हम तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से जाने थे। हम सभी को मिलकर तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। एंड यहाँ पर जी भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। लिली को पता होता है कि ये सारी चीज़ें कुछ अलग वे में जा रही है और ये सारी चीज़ों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने फ़ोन से छान को कॉल लगाने वाली थी, लेकिन वो क्लासमेट उसके फ़ोन को लात मार देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एरिक को, जो कि अपना मम्मा का वेट करते करते थक गया था। वो कहने लग जाता है कि मुझे जाकर मेरी मम्मा से मिलना है। एंड यहाँ पर चांद स्टाफ को ऑर्डर दे देता है कि वो अच्छे से उसे लेकर ऊपर की ओर चली जाए। तो फिर यहाँ पर एरिक निकल पड़ता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर लिली गुस्से में आकर उस क्लासमेट को थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो क्लासमेट उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो किसी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को मरोड़ने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वो पास्ट लाइफ को लेकर सारी बातें बाहर निकालने लग जाता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर तुम मुझ पर कितना चिल्लाया करती थी, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो तुमने मुझ पर चिल्लाया, तुम हमेशा जब देखो तुम मुझे ताने मारती रहती हो। इस लाइफ में मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद भी तुम अभी भी मुझे ताने मार रही हो। यहाँ पर खड़े सभी क्लासमेट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग कौन सी लाइफ की बात कर रहे। इनकी तो शादी कभी हुई ही नहीं थी, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वो लोग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। लिली यहाँ पर जी को वार्निंग देती है और उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। हाथ छोड़ने के बाद वो गधा इंसान उसका गला ही पकड़ने लग जाता है। अब वो पैसे निकाल कर लिली को दिखाने लग जाता है और वो उसे धक्का मारते हुए वो सारे पैसे उसके ऊपर उड़ा देता है। दूसरे वो क्लासमेट बोलने लग जाता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो फिर यहाँ पर तुम्हें एटलीस्ट 100 ग्लास ऑफ वाइन तो पीनी ही पड़ेगी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए। और तो यहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती उसे वाइन पिलाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनमें से एक लड़की वो बात निकालती है कि तुमने तो कहा था कि तुम रिचेस्ट इंसान की वाइफ हो, जाओ जाकर अपने हस्बैंड को बुलाओ अपनी हेल्प करने के लिए। ये बात को सुनकर जी को और गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस छान प्रिटेंड करने की। अब देखना यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर मिस्टर छान को पता चल जाएगा तो फिर यहाँ पर वो तुम्हारे पीसेस कर फिशेस को खिला देंगे। लिली यहाँ पर चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर निकलने वाली वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जी कहता है कि नाटक करना बंद करो। एंड यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कह देता है कि जो भी इसे इतने अच्छे से टॉर्चर करेगा मैं उसे उतने ज़्यादा पैसे दूंगा। और वो लोग यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिनमें से एक इंसान ये तक बोल देता है ये कुछ ज़्यादा ही पीछे लग रही है, अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्राइम कर लिया जी तो तुम बाद में हैंडल तो कर लोगे ना। एंड यहाँ पर जी उसके हाँ में हाँ मिला देता है, जहाँ पर वो लोग लिली को लात से तक मारते हैं। इतने में यहाँ पर एरिक आ जाता है तो फिर वो क्लासमेट एरिक से बोलने लग जाते कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो फिर यहाँ पर एरिक बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर मेरी मम्मा को ढूंढते हुए आया हूँ। दूसरे यहाँ पर उन सबकी नज़र उन स्टाफ के यूनिफॉर्म्स पर जाती है जो कि वापस से एकदम वीवीआईपी वाले क्लाइंट को सर्विस करने के लिए होती है। तो फिर डेजी चली जाती है एरिक से पूछने के लिए आखिर वो किसे ढूंढने के लिए है। तो वो बताता है कि मेरे डैड का नाम छान है, और उसके डैड का नाम सुनते वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड सोचते कि आखिर मिसेस छान यहीं पर है। एंड बाद में एरिक देख लेता है अपनी मम्मा को, तो वो तुरंत ही यहाँ पर लिली के पास भाग जाता है उसे मम्मा बुलाते हुए। सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा को ऐसी हालत में देख के बहुत टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि आखिर आपको बुली कौन कर रहा है, पर उसकी मम्मा उसे फिक्र करने से मना करती है। तो फिर एरिक चिल्ला चिल्ला कर पूछने लग जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। अन्य यहाँ पर सभी क्लासमेट्स जी के ऊपर नाम लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पर एरिक जी को मारने के लिए निकल पड़ता है एंड यहाँ पर जी उसे धक्का मार देता है और लिली उस पर चिल्ला उठती है। जी कहता है कि क्यों, वो वर्कर्स तुम्हारी फ्रेंड्स होंगी और तुमने उन्हें नाटक करने के लिए बोला होगा, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी बातों में आ जाऊँगा और विश्वास कर लूँगा कि तुम मिस्टर छान की वाइफ हो। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डेजी भी जी को वार्निंग देती है कि क्या पता ये बच्चा सच में मिस्टर छान का बच्चा हो तो, लेकिन यहाँ पर जी बोलता है कि पॉसिबल है ही नहीं, मिस्टर छान का बच्चा यहाँ पर लिली को कैसे पहचानता होगा। हाँ, लिली यहाँ पर मिस्टर छान की वाइफ तो हो भी नहीं सकती है। यहाँ पर एरिक बड़ी जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम एक बैड पर्सन हो और मेरे डैडी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। जी यहाँ पर लिली से बोलने लग जाता है कि आखिर तुम कौन से एक्टर छोटे से यहाँ पर लेकर आ गई हो। लिली बताती है कि वो उसका खुद का बेटा है। जी बोलने लग जाता है कि अब सब कुछ मैं समझ जाऊँ, ये बच्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ पर इस बच्चे को जानबूझकर लाई हो और तुमने इसे ये सारी चीज़ें सिखाई है ताकि यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें बोले और तुम यहाँ पर मुझे गिल्टी फील करवा पाओ कि पास लाइफ में हमारे पास यहाँ पर बेबी था ही नहीं और तुम्हें जेलस फील करा पाओ। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एरिक जी पर गुस्सा करने लग जाता है। तो दूसरे यहाँ पर लिली बोलती कि जाने तो
अपनी एनर्जी इनके लिए वेस्ट मत करो और हमें कभी भी ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए। एरिक यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि मेरी डैड कहा करते कि मेरी मम्मा सूर्य के पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल मम्मा है, भले ही यहाँ पर वो अच्छे से ड्रेसअप ना हो तो इसमें क्या हुआ। लिली यहाँ पर एरिक को समझा रही होती है कि ड्रेसअप होने से कोई अमीर नहीं बन जाता, कोई भी इंसान अपने हाथ और अपनी पर्सनालिटी की वजह से आगे बढ़ पाता है। अच्छे कपड़े पहनकर कोई अपनी पॉवर्टी को छुपा नहीं सकता है। और यहाँ पर से वो एरिक को लेकर जाने लग जाती है, पर जी यहाँ पर सभी फ्रेंड्स को बोल देता है उसे रोकने के लिए। जी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाला हूँ जब तक तो यहाँ पर मुझे कोई क्लियरेंस नहीं दे दोगी। लिली यहाँ पर साफ साफ बता देती है कि वो यहाँ पर जी को क्लियरेंस देने के लिए बिल्कुल नहीं आई है। जी कहते हैं कि अब बस भी करो, मुझे अच्छे से पता है ना तुम्हारी शादी हुई है और ना ही तुम्हारा बेटा है। तुम एक छोटे से चाइल्ड एक्टर को लेकर आ गई हो सारी की सारी पट्टी पढ़ाकर ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा पाओ। और ऐसे भी हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे और उसके बाद ब्रेकअप करने के बाद तुम इतना जल्दी मूव ऑन कर लोगी, ये चीज़ तो पॉसिबल भी नहीं है। लिली यहाँ पर साफ साफ बोल देती कि देखो वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पर तुम जैसे इंसान के साथ में डिस्कस करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा से बोलने लग जाता है कि आखिर ये अंकल इतने वियर्ड क्यों है और ये ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रहे कि मैं आपका बेबी नहीं हूँ। यहाँ पर लिली उसे समझाने लग जाती है कि वो इंसान एक वियर्ड पर्सन है और साइको है, तो मैं उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। एरिक बोलता है कि हमें जाकर डैडी को मिलना चाहिए। तो वो लोग जा रहे होते हैं बट वापस से वो उन्हें वहाँ पर रोक लेता है। जी कहते हैं कि अब तुम तो ऐसे मानने वाले बिल्कुल नहीं हो। एंड यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स का इशारे करता है जहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती एरिक को दूसरे रूम में लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर लिली के कहने पर भी वो लोग नहीं रुकते। इतने में यहाँ पर डेज़ी को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो उसे डर के मारे बोलने लग जाती है कि तुम्हारे डैड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें यहाँ पर इमरजेंसी में सर्जरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मिसेस ली ही है जो कि उनकी जान बचा सकती है और वो इनकी सर्जरी करेगा तो उनके जीने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। लिली यहाँ पर जी को वार्निंग दे रही होती है कि वो सचमुच मिसेस चान का बच्चा है, तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते हो और तुम्हें पता भी है कि उनकी रेपुटेशन कितनी बड़ी है। जी कहता है कि हाँ, मुझे मिस्टर चान के बारे में सब कुछ पता है कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम उसकी वाइफ प्रिटेंड कर रही हो बनने का तो याद रखना वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। लिली कहते हैं कि ये वार्निंग तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ही मिस्टर चान की वाइफ हूँ। जी कहने तक कि ठीक है, 3 मिनट में यहाँ पर मेरे पास मिसेस चान की फ़ोटो आने वाली है, फिर हम सभी को पता चल जाएगा कि आखिर उनकी रियल वाइफ कौन है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं चान को जो अभी भी उन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग आ क्यों नहीं रहे। इतने में स्टाफ आकर उस स्लिप को दिखाने लग जाती है। यहाँ पर चान जो होता है वो सिग्नेचर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि ये किसकी सिग्नेचर है। तो स्टाफ बताती है कि वो औरत तो कह रही थी कि वही मिसेस चान है। एंड यहाँ पर चान को बड़ा गुस्सा आ जाता है। दूसरे यहाँ पर एरिक चिल्ला कर दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था बट वो क्लासमेट वो दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी था ही नहीं। वो कहते कि टेंशन मत लो, कुछ समय में हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। एंड अचानक से यहाँ पर एरिक के हार्ट में पेन होने लग जाता है, तो वो वहीं पर अपने हार्ट को जोर से प्रेस करते हुए बेहोश होने लग जाता है अपनी मम्मी को बुलाते हुए और वो क्लासमेट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लिली यहाँ पर कह रही होती है कि मैं किसी से भी शादी करूँ इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जी कहता है कि मतलब बनता है क्योंकि तुमने प्रीवियस लाइफ में मेरी लाइफ को पूरा बर्बाद कर रख दिया था मुझसे शादी कर। लिली को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लिली ने उसकी लाइफ कैसे बर्बाद की थी। और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जी को 1 मिलियन का लोन चाहिए होता है। एंड यहाँ पर वो लिली से लोन मांगने के लिए आ जाता है क्योंकि उसके सर पर ऑलरेडी 2 मिलियन का डेट बिल्स होता है। बैड डेब्स यानी कि वो जो कि उसे रीपे करना था अपने क्रेडिटर्स को। लेकिन यहाँ पर लिली उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो 1 मिलियन इन्वेस्ट कर फिर भी वो हार नहीं वाला है। बट यहाँ पर जी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम मुझे छोड़ो और मेरे बच्चे को वापस हटा दो। इतने में यहाँ पर वो क्लास में भागता हुआ आता है, सारी चीज़ें बताने लग जाता है। लिली समझ जाती कि एरिक को अस्थमा अटैक आया हुआ होगा तो वो वहाँ से भागने लगती है। बट यहाँ पर जी उसे जाने नहीं दे देता। जी बोलता है कि तुम तो बड़े अच्छे एक्टर को लेकर आई हो जो यहाँ तक एक्टिंग को एक्सपांड कर सकता है। लिली उस पर चिल्ला उठती है, कहते हैं कि तुमने मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर छोड़ूंगी। आने सुनते ही यहाँ पर जी शौक हो जाता है। डेजी यहाँ पर लिली से कहती है कि तुम ये कौन से टोन में हमसे बात कर रही हो, तुमने ही हमें प्रवोक किया था। दोस्तों यहाँ पर जी को यकीन हो जाता है कि वो सचमुच लिली का ही बच्चा है। एंड यहाँ पर उसे बिट्रे फील हो रहा था।
वो लिली से बोलने लग जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे पास्ट लाइफ में कहा था कि तुम मुझसे लव करती हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, और तुम मेरे साथ फैमिली की शुरुआत करना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर तुमने किसी और के साथ में शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया। लिली को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या पागल है थोड़ा सा, पास्ट लाइफ की बातें ये अभी क्यों निकाल जाए, और ऐसे भी यहाँ पर ये दोनों ने अपने अपने रास्ते ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे, तो अब ये सारी बातें ये क्यों बाहर निकाल रहा है। लिली कहती कि मुझे तुम्हारे साथ डिपेंड कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए। बट वापस से यहाँ पर वो उसे रोकते उसका हाथ मरोड़ने लग जाता है। लिली यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है, साथ साथ उसे वार्निंग भी देती है चांद को लेकर, बट यहाँ पर जी उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं था। दूसरे यहाँ पर डेजी होती है जो कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये लोग कौन सी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड लिली यहाँ पर जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि डेजी को ध्यान से देखो, प्रेजेंट में वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, ना कि मेरे पीछे पड़े रहना चाहिए। फिर भी यहाँ पर जी उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं था, तो यहाँ पर वो सभी से कहने लग जाती है कि जो भी यहाँ पर एरिक को लेकर आएगा मैं उसे मुँह मांगे की कीमत देने के लिए रेडी हूँ। बट यहाँ पर जी के डर के कारण कोई एरिक को लेकर आता ही नहीं है। जी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम यहाँ पर नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो और मुझसे बैक करो, तो मैं तुम्हें एरिक के पास जाने दूंगा। एंड यहाँ पर लिली बिना कुछ सोचे समझे सीधा नील डाउन कर लेती है अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए। जी को यहाँ पर अब 100% श्योरिटी आ जाती है कि एरिक उसी का बच्चा है, वरना अगर वो उसका बच्चा नहीं होता तो यहाँ पर लिली एकदम डिग्निटी वाली लड़की है, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुक सकती है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, बट डेजी जानबूझकर उसके पैर मार देती है और तो और उसके ऊपर वाइन का ग्लास तक गिरा देती है, जिस वजह से वो वाइन के ग्लासेस के पीसेस लिली के हाथों में लग जाता है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं चांद को जो कि लिफ्ट में था, एंड यहाँ पर वो कॉल लगा देता है मैनेजर को और सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेंज करने के लिए बोल देता है, ये कहते हुए कि शायद से मेरी वाइफ मुसीबत में हो सकती है। दूसरा यहाँ पर लिली के हाथ से तो खून तक आने लग जाता है, एंड यहाँ पर डेजी उसे जाने से मना कर देती है और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लग जाती है कि आखिर तुम लोग कौन से पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पर जी उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, वो कहता है कि मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। एंड यहाँ पर डेजी जो है लिली से पूछने लग जाती है कि जब तक तुम मुझे यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ। यहाँ पर लिली बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, कहती है कि मैं आखिर तुम सबको कितनी क्लैरिटी देती रहूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें सारी की सारी बात बता दी है। डेजी को यहाँ पर शक होने लगता है कि क्या पता तुम लोग 7 साल से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो बिना मुझे बताए। एंड लिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्से में आकर डेजी उसका पैर तो ग्लासेस से कुछ चलने तक लग जाती है, जहाँ पर लिली उसे रोकती तो है बट वो रुकती नहीं है। दूसरा में यहाँ पर चांद को देखते जो कि उस ऑडिटोरियम की ओर आ ही रहा होता है। इतने में यहाँ पर जी को मैनेजर ने वो फोटो सेंड कर दिया था, तो वो यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम यहाँ पर किसी को सच्चाई नहीं बताना चाहती हो, क्योंकि मैनेजर ने मुझे यहाँ पर मिसेस चांद का फोटो भेज दिया है। लिली कहती कि भेज दिया तो उसे खोल कर देखो। एंड यहाँ पर जैसे ये फोटो डाउनलोड होता है वो यहाँ पर लिली के फोटो देखकर शॉक हो जाता है, उसके हाथों से वो फोन नीचे गिर ही जाता है और उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर डेजी को समझ नहीं आ रहा था, तो फिर डेजी भी उस फोटो को निकाल कर देखने लग जाती है। जैसे यहाँ पर लिली की फ़ोटो देखती है तो फिर वो जी से बोलने लग जाती है कि क्या पता मैनेजर से कुछ गलती हो गई हो, प्लीज़ उनसे कॉल करके सारी चीज़ें एक बार कंफर्म करो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर डेजी तो पूरी डर ही चुकी थी। साथ साथ सभी के सभी क्लासमेट्स यहाँ पर डरने लग जाते हैं कि सचमुच अगर ये मिसेस चान है तो फिर यहाँ पर तो हम सबकी टाइटल फिश हो जाने वाली है, मिस्टर चान हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर डेजी जी को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर मिस्टर चान से मिलने के लिए गए थे ना, प्लीज़ उनसे एक बार बात करके देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो जी से बैक करी होती है उसकी जान को बचाने के लिए, बट उसे क्या पता जी की जान में तो खतरे में है। लिली यहाँ पर क्या देती है कि मैंने तुम सबसे पहले कहा था और एक बार नहीं मैं 1000 बार बोल चुकी थी, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात पर यकीन करने के लिए रेडी था ही नहीं। एंड यहाँ पर सभी के सभी डरे हुए होते हैं। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है जो कि लिली को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा सा जाता है। एंड यहाँ पर लिली से पूछा कि आखिर किसने ये सब किया, और लिली यहाँ पर इसके पहले कुछ बताती वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, तो वो तुरंत ही सबसे पहले लेकर लिली को हॉस्पिटल चला जाता है। बाद में यहाँ पर फाइनली वो होश में आ जाती है, जहाँ पर एरिक उससे मिलने के लिए आ जाता है, साथ साथ चान भी। एंड बाद में यहाँ पर एरिक अपनी मम्मा से बोलने लग जाता है कि मैं आपको लेकर कितना ज़्यादा डर गया था। एंड यहाँ पर लिली उसे टेंशन लेने से मना करती है। दूसरा यहाँ पर लिली चान से पूछने लग जाती है कि क्लासमेट्स का क्या हुआ, तो फिर चान उसे बताने लग जाता है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है। जैसे ही वहाँ पर लिली को उठाता है वो यहाँ पर अपने गार्ड से साफ साफ कह देता है कि जब तक यहाँ पर मेरी वाइफ होश में नहीं आती तब तक यहाँ से कोई जाना नहीं चाहिए, और अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हो
गया तो ये सभी के सभी इस होटल के नीचे दफना दिए जाएंगे। और वो वहाँ से लिली को लेकर चला जाता है। चान कहता है कि तुम क्या उनसे वापस मिलना चाहती हो, वो लोग वहीं पर होंगे। लिली यहाँ पर उसे हाँ बोलने लग जाती है। इसके बाद में हम वापस से उस ऑडिटोरियम में आ जाते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग घबराए हुए थे। एंड वो लोग यहाँ पर डेजी को और जी को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। कहते कि तुम दोनों की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि तुमने कहाँ पर उसकी बात पर विश्वास किया, तुमने अगर हमें रोक दिया होता तो हम सब यहाँ पर ये सारी हदें पार नहीं करते। दूसरा सभी लोग यहाँ पर जी से कह रहे थे कि तुम्हें तो लग रहा था कि यहाँ पर लिली किसी से शादी नहीं करेगी। जी को यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात याद आ रही थी जहाँ पर वो लोग लिली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो लोग तभी स्कूल में थे। एंड यहाँ पर लिली अपने 3 विशेस को मांग रही थी। पहली विश कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ जी से होकर रहेगी, दूसरी विश कि वो जी को एक क्यूट सा बेबी देगी, और तीसरी विश और उन तीनों की लाइफ बड़े अच्छे से जाएगी। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम बार बार बच्चे के बारे में क्यों बात करती हो। तब लिली वहाँ पर उसे बताती है कि उसे बच्चों से कितना ज़्यादा लगाव है और यहाँ पर वो अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री उन दोनों की आ जाती है जहाँ पर उन दोनों को देखकर सभी लोग डर से जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ऐसे जेंटलमैन चान अपनी वाइफ को चेयर पर बैठने के लिए देता है। उन दोनों के आते यहाँ पर सभी क्लासमेट्स नील डाउन करने लगते हैं एंड माफी मांगकर सारा इंजाम डीजी पर और जी पर लगाने लग जाते हैं। यहाँ पर चांद सभी को शांत करता है, बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर बिन मतलब का किसी को सजा देना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे ही सजा दूंगा जिसे मेरी वाइफ ने बुली किया हुआ है। एंड बाद में यहाँ पर वो स्लिप दिखाने लग जाता है जिसके अंदर सिग्नेचर किया होता है डेजी ने, और वो पूछने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत थी, जिसने मेरी वाइफ के बदले यहाँ पर अपनी सिग्नेचर डाल दी। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग डेजी का नाम बताने लग जाते हैं और साथ साथ हर एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो कि उस समय हुआ था, वो केक वाली चीज़ को लेकर भी। चान कहते कि बहुत अच्छा, अब तुम लोग मेरी मदद करोगी, जैसे उसने यहाँ पर लिली के साथ किया वैसे 100 टाइम्स गुना और उससे ज़्यादा बुरा तुम इसके साथ करोगी। और वो सभी लोग यहाँ पर डेजी को सताने के लिए चले जाते हैं। तो उससे यहाँ पर चान चला जाता है जी के पास में जहाँ पर जी तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। चान यहाँ पर दिल से बोलने लग जाता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना है। अगर तुमने लिली के साथ ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज लिली मेरी वाइफ नहीं बनती। एंड यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि क्या लिली ने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था। जी यहाँ पर बस मुंडी हिलाकर हाँ कहता है, जहाँ पर चान बड़े जोर से उसे पीटने लग जाता है। एंड यहाँ पर लिली भी वाइन का ग्लास लेकर आ जाती है और उसके फेस पर गिराने लग जाती है। यहाँ पर डेजी बीच में आ जाती है और लिली को समझाती है, कहती है कि तुम आखिर जी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, कम से कम उस बारे में तो सोचो। तुम यहाँ पर अपनी इस हाई स्टेटस का इस्तेमाल कर हमें बुली नहीं कर सकती हो। लिली कहती कि अच्छा तो बुली वाली जैसे तुम मुझे सिखाओगी, कुछ समय पहले तुमने जो मेरे साथ किया उसे बुली नहीं तो क्या मजाक समझो मैं यहाँ पर जी लिली से माफ़ी मांगने लग जाता है उसे माफ़ करने के लिए। लिली कहती कि ठीक है, मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर लिली जी को ली डाउन कर बार बार बो डाउन करने के लिए कहती है, तब तक जब तक लिली सेटिस्फाई ना हो जाए। यहाँ पर जी बोलने लग जाते कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। चान कहते कि क्यों, तुम्हें चाहिए कि ये मैटर मैं अपने हाथों में लूँ। एंड यहाँ पर जी चुपचाप रह जाता है। साथ साथ यहाँ पर लिली डेजी को भी काम करने के लिए बोलती है। डेजी लिली से कह देती कि तुम लिमिट्स को क्रॉस कर रही हो। चान कहते कि तुम लिमिट्स को क्रॉस कर रही हो मेरी वाइफ से इस तरीके से बात कर। एंड यहाँ पर वो दोनों मिलकर बो डाउन करना शुरू कर देते हैं। एंड लिली बाद में यहाँ पर बाकी के क्लासमेट्स को देखती है जिन्होंने उसे बुली किया हुआ होता है। वो सभी लोग खुद ब खुद यहाँ पर नील डाउन करते, कहते कि हम तुम्हारे बिना बोले ही बो डाउन करने के लिए रेडी है। बाद में यहाँ पर लिली उन सभी से कह देती है कि बो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत अच्छा चांस है। एक दिन का मौका दे रही हूँ, पैकिंग वैकिंग कर लो और नेक्स्ट टाइम चाइना में दिखना भी मत, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से गायब कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं। बाद में यहाँ पर जी लिली से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझसे प्यार करना क्यों बंद किया। लिली यहाँ पर उसे याद दिलाती है कि स्कूल टाइम में याद है जिस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, और हम दोनों को पता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप उस दिन क्यों किया था। उस दिन से यहाँ पर मैं तुम्हें लव करना भूल चुकी थी। और तो तुम्हें पास्ट की बातें तो अच्छे से याद होगी, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कभी तुम्हें मेरे एफर्ट्स नजर आए ही नहीं है। और उसी टाइम तुमने ही कहा था कि अगर तुम्हें सेकेंड चांस मिला तो फिर तुम मेरा साथ देना बिल्कुल नहीं चाहोगी। ये सेकेंड चांस जितना तुम्हारे लिए अच्छा था, उससे ज़्यादा ये सेकेंड चांस मेरे लिए अच्छा था, जो कि गॉड ने मुझे दिया था, और मैं अपनी इस गलती को वापस से दोहराना नहीं चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो चान के साथ में चली जाती है। इतने में यहाँ पर डेजी को उसके मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि रोने लग जाती है क्योंकि उसके डैड को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई थी, और अगर सर्जरी नहीं मिल पाई तो उसके डैड की जान तुरंत ही जा सकती है। बाद में यहाँ पर डेजी और जी भागते हुए आ जाते हैं, जहाँ पर जी कहता है कि आपने सर्जरी की शुरुआत क्यों नहीं की है। एंड आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि हम सर्जरी की शुरुआत वो टॉप डॉक्टर के बिना नहीं कर पाते, जिसके
बारे में मैंने यहाँ पर डेजी को सुबह ही बताया था, बट यहाँ पर वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी फिलहाल है नहीं। जी यहाँ पर आंटी को टेस्ट लेने से मना करता है, कहता है मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर से बात कर लेता हूँ और उनका पता लगा लेता हूँ कि आखिर वो कहाँ है। फिर डॉक्टर से बात करने के बाद आंटी को खुशखबरी देता है कि मुझे डॉक्टर के बारे में पता चल गया और वो यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल में है। मैं जाकर उन्हें मनाता हूँ एंड तुरंत यहाँ पर उन्हें लेकर आ जाता हूँ। आप दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जी डेजी को लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर उतर जाओ, मैं जाकर गाड़ी को पार्क कर आता हूँ एंड वहाँ से वो कार लेकर चला जाता है। इतने में यहाँ पर एक और लग्जरियस सी कार आती है जो कि यहाँ पर डेजी की ड्रीम कार होती है। तो वो फटाक से जाकर न जाने क्यों छुप जाती है, क्योंकि इस कार में से यहाँ पर लिली और छान बाहर आते हैं। यहाँ पर छान लिली को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि ध्यान रखना, पानी से अपना हाथ दूर ही रखना और ज़्यादा काम मत करना। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में आने दे रहा हूँ। बाद में यहाँ पर वो उसे फोरहेड पर किस करके चला जाता है, जहाँ पर डेजी भी लिली के पीछे पीछे जाने लगती है। बाद में यहाँ पर वो जाकर लिली से बातें करने लग जाती है, बट यहाँ पर लिली उसे इग्नोर कर रही थी। डेजी कहती कि क्यों, अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो। लिली कहती कि क्यों, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे वापस से बोझ ऑन करूँ। एंड यहाँ पर डेजी कुछ बोल नहीं पाती है और वो उसे कन्फ्रंट करने लगती है। कहती है कि देखो लिली, तुम में इतना कुछ खास है भी नहीं, ऐसे भी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो है मिस्टर छान की वाइफ बनकर रहना। उससे ज़्यादा तुमने क्या ही कर लिया है, न जाने तुमने कैसे उसे सेड्यूस किया होगा। यहाँ पर लिली उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जहाँ पर डर के मारे वो पीछे जा रही थी, डेजी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड इतने में वहाँ पर छान आ जाता है एंड इतने में वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि डेजी को इग्नोर कर लिली को बुलाने लग जाता है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर उसे सुनाना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर लिली में इतनी कौन सी खास बात है। ऐसी भी तुम दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था। लिली यहाँ पर हर समय तुम्हारे पीछे पड़ा करती थी, बट अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बुरी है। सबसे पहले इसने तुम्हें सेड्यूस किया और उसके बाद में यहाँ पर उसने मिस्टर छान को सेड्यूस किया। ये बात सुनते यहाँ पर लिली डेजी को सीधा थप्पड़ ही लगा देती है और तब लिली यहाँ पर डेजी को समझाने लग जाती कि देखो, तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही ली है कि यहाँ पर मेरा हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से 1000 गुना अच्छा है और इनके बीच में कंपैरिजन करना भी नहीं चाहती हो, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया, तो भूल जाओ, तुम्हारे बीच का रिलेशन एक बिजनेस रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमारे बीच रियल लव है, जो कि तुम्हारे बीच बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है और वो जी से कहती है कि मुझे इतना ताना मारी है, लेकिन यहाँ पर तुम उसे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। जी यहाँ पर उसकी साइड नहीं लेता है, उसे बस इतना कहता है कि भूलो मत, हम यहाँ पर आज हॉस्पिटल में क्यों है, तो बेहतर होगा अगर हम हमारा काम कर चुपचाप यहाँ से टाइम वेस्ट किए बिना निकल जाए। तो बाद में यहाँ से वो डेजी को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग लिफ्ट में जाते हैं, तो फिर लिली भी आती है। डेजी कहते कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लिली कहते कि तुम भूल रही हो मैं यहाँ पर काम करती हूँ। डेजी कहते कि हाँ मैं भूल ही गई थी, तुम क्या यहाँ पर साफ सफाई वाली का काम करती हो या फिर एक छोटी मोटी सी नर्स हो। यहाँ पर जी डेजी को ज़्यादा कुछ बोलने से मना करता है। लिली यहाँ से जा रही होती तो डेजी तो लिली को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी माफ़ी मांगती हुए वहाँ से जाता है। यहाँ पर डेजी लाइन को ब्रेक कर अंदर की ओर जा रही थी, जहाँ पर नर्स से रोक लेती है। कहती कि तुम्हें क्या चश्मा है, तुम यहाँ पर गलत हॉस्पिटल में आई हो। तो यहाँ पर डेजी बता दी कि उसका अपॉइंटमेंट है और वो नर्स उसे बताती कि लाइन में खड़े रहो, इतनी लंबी लाइन लगता है तुम्हें दिखती नहीं है। यहाँ पर से लिली चली जाती है, तो फिर डेजी उससे बोलती है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई। वो नर्स बोलती कि हाँ, तो फिर वो क्या लाइन में लगेगी यहाँ पर काम करने के लिए। और सभी लोग यहाँ पर डेजी पर हंसने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद फाइनली लास्ट नंबर उनका आ ही जाता है, तो फिर नर्स उन्हें उस रूम में भेज देती है। बाद में यहाँ पर वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो लोग लिली को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली यहाँ पर अपना ID कार्ड दिखाती है, तो बोलती है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेशनल से मिलना है। लिली कहती कि देखो, ये मेरा कैबिन है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में थी। यहाँ पर डेजी उसे बोलने लग जाते कि अब बस भी करो, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, यहाँ पर मेरी डैड की जान खतरे में है और यहाँ पर तुमने अगर मेरी डैड की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी यहाँ पर डॉक्टर को बुलाओ, वरना तुम देख लेना। और तो यहाँ पर वो उसका गला पकड़ने लगती है, जहाँ पर लिली को डेजी की बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एंड यहाँ पर लिली सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई साइको क्लाइंट्स आ चुके हैं। जी यहाँ पर डेजी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ हम यहाँ पर शांति से बात कर सकते हैं, और यहाँ पर लिली से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। लिली यहाँ पर उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। इतने में यहाँ पर नर्स सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आ जाती है, जहाँ पर डेजी उन्हें रोकती है और उस नर्स से बोलती है कि मुझे यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना है। वो नर्स उसे बोल देती है कि तुम तो वही हो ना जिसे चश्मा है, और हाँ, यहाँ पर आने से पहले तुमने रिसर्च नहीं की क्या। ये मैडम सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है हमारे पूरे के पूरे हॉस्पिटल में। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो शॉक हो जाती है कि वही वो इंसान होती है जिसे वो
कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उसे यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं होता है। दूसरे यहाँ पर जी डेजी के डैड की कंडीशन को यहाँ पर लिली को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर लिली उसकी मदद कर पाए और कहता है कि अगर तुम उसके डैड की जान बचाओगी तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लिली यहाँ पर बोलती थी कि देखो मैं डॉक्टर हूँ एंड मैं उतना ही फीस चार्ज करती हूँ जितना हॉस्पिटल मुझे कहती है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिश्वत लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। और रही बात इस सर्जरी की तो ये सर्जरी मैं नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि तुम जानबूझकर ये सब हमारे साथ कर रही हो और हमसे बदला निकालने की कोशिश कर रही हो। लिली यहाँ पर उसे अपना हाथ दिखाती है, कहती कि लगता तुम भूल चुकी हो, तुम ही थी जिसने यहाँ पर मेरे हाथ पर अपना पैर डालकर कुचला था, वो भी उन ग्लासेस के बीच में, और तुम्हें लगता है कि मैं इस सर्जरी को कर पाऊंगी। बाद में यहाँ पर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है कि तुम अपने पेशेंट को ऐसे मदद नहीं दे सकती एंड लिली यहाँ पर ऐसा उसे करने से मना करती है। यहाँ पर तो डेजी बहुत गुस्सा करती है बट यहाँ पर ये सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें मदद की जो ज़रूरत थी। यहाँ पर जी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम अपने किसी पहचान वाले डॉक्टर से बात कर सकती हो जो कि तुम्हारी तरह ही एक्सपर्ट हो। एंड यहाँ पर बाद में लिली उनके केस को देखने लग जाती है जहाँ पर वो साफ साफ बता देती है कि कोई और डॉक्टर सर्जरी कर भी लेगा तो तुम्हारे डैड 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। एंड डेजी को लगा था कि वो जानबूझकर ये सब बोल रही है तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है। लिली कहते कि देखो सुनना है मेरी बात तो सुनो, और मैं सर्जरी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा हाथ अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है और इस सर्जरी में बारीकी की ज़रूरत है जो मैं नहीं कर पाऊंगी। बाद में यहाँ से जी डेजी को लेकर चला जाता है जहाँ पर डेजी खुद बोलती थी कि मुझे इस लड़की से सर्जरी नहीं करवानी है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते कि उसके डैड गुजर चुके थे जहाँ पर डेजी को बड़ा गुस्सा आया था लिली के ऊपर। जी यहाँ पर उसे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आता तो है लेकिन यहाँ पर डेजी इस पर चिल्ला उठती है कि जब देखो तब तुम यहाँ पर लिली के बारे में बात किए जा रहे हो और वैसे चिल्लाने लग जाती है। जी भी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है, कहता है कि आखिर कब तक तुम उस पर ब्लेम डालती रहोगी, तुम्हारी वजह से उसका हाथ खराब हुआ था, उस हाथ खराब होने की वजह से वो तुम्हारे डैड की सर्जरी नहीं कर पाई है, फिर भी तुम उसी को ब्लेम कर रही हो। यहाँ पर डेजी उसे याद दिलाती कि वो उसकी वाइफ है और उसे यहाँ पर उसके साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए। एंड यहाँ पर जी एज यूजुअल पहले का पहले जैसा इंसान है, वो सारा का सारा ब्लेम जिस तरह लास्ट टाइम लिली के ऊपर उतार रहा था वो इस टाइम डेजी के ऊपर उतार रहा है कि अगर तुमने मुझे सेड्यूस नहीं किया होता तो फिर मैं अभी यहाँ पर लिली के साथ होता और मेरी लाइफ पहले जैसी अच्छी की अच्छी होती, इस तरह बिगड़ी नहीं होती। जी यहाँ पर साफ साफ डिवोर्स के लिए बोल देता है। डेजी यहाँ पर हंसने लगती है, कहते कि तुम्हें क्या लगता है डिवोर्स के बाद यहाँ पर लिली तुम्हारे साथ आ जाएगी? जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, वो मिस्टर चान की वाइफ है, वो कभी भी उसे नहीं छोड़ सकती है। जी कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन एटलीस्ट मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जैसा है। और यहाँ पर वो उस पर चिल्ला उठता है। बाद में यहाँ पर जी चला जाता है लिली से मिलने के लिए जहाँ वो लिली से बात करना चाहता है बट यहाँ पर लिली को उससे बात कुछ भी नहीं करनी थी। तो फिर यहाँ पर वो सिर्फ उससे उसका 5 मिनट मांगता है एंड कहता है कि प्लीज़ ये मेरी लाइफ का सवाल है। एंड यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। लिली कहते कि माफ़ी मांगनी है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं बैठी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड जब वहाँ से वो जाने लग जाती है तो जी उसे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि आखिर पास्ट लाइफ में सारी की सारी गलती उसी की थी कि यहाँ पर उसने लिली को हल्के में ले लिया और उनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर यहाँ पर जी को एक और मौका मिलेगा तो वो सारी चीज़ों को बदल देगा। लिली यहाँ पर उसे बताने लग जाती कि ये सारी चीज़ें अब बोल का क्या फ़ायदा है, पास्ट लाइफ में तुमने कह दिया होता, पास्ट लाइफ में ही हमने एफर्ट लगा लिया होता तो फिर ये सारी चीज़ें आज नहीं होती। और वो उसे हर एक पल याद दिखाने लग जाती है जहाँ पर उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। जी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है, कहते कि बस एक और चांस, मैं सारी की सारी चीज़ें वापस पहले जैसे कर दूंगा। लिली यहाँ से जाने लग जाती है और उसे साफ साफ बोल देती कि नहीं, ये लाइफ में चांस हम दोनों को इक्वली मिला हुआ है एंड हम दोनों ने खुद से अपनी अपनी राह को चुना है। अगर मेरी शादी होती या नहीं होती मैं फिर भी तुम्हें चूज़ कभी नहीं करती। और ऐसे भी मैं अपनी इस लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ पर मेरा लविंग हस्बैंड है और मेरा टेक केयर करने वाला बच्चा भी है। लिली हॉस्पिटल से जा रही होती तो रिसेप्शन एरिया में यहाँ पर आ जाती डेजी नील डाउन करके उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर वो साथ साथ तमाशा जानबूझकर खड़ा कर रही है ताकि यहाँ पर लिली को ह्यूमिलेटेड फील हो। बाद में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मैंने अपने डैड को खो दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया एंड यहाँ पर जी मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, प्लीज़ तुम मुझे जाकर समझा सकते हो कि वो मुझसे डिवोर्स ना ले। माने कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम लोग चाइल्डहुड लवर्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करूँगी। यहाँ पर लिली साफ साफ उसे कह देती है कि तुम्हारे और जी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर जी मुझे बीच में ला रहा है तो गलती तुम्हारी है और जी की है कि ये सारी चीज़ें तुम उसे करने दे रही हो, और यहाँ पर मुझे तुम्हारे
हमारे रिलेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर गुस्से में आकर डेज़ी उसके ऊपर चाकू मारने वाली थी कि इतने में वहाँ पर चान आ जाता है और वो चाकू उस बेचारे के हाथ में लग जाता है। चान सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर यहाँ पर से डेज़ी को सीधा पुलिस के हवाले करने के लिए बोल देता है एंड डेज़ी यहाँ पर लिली को धमकी देकर जाती है कि वो उसे छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लिली चान का मरम पटे करने लग जाती है, जहाँ पर चान तुरंत ही उसे हक कर देता है। ये कहते हैं कि आज तो मैंने तुम्हें खो ही दिया था। लिली यहाँ पर कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर मेरी जान को बचाया एंड मैं यहाँ पर तुम्हें और मुझे और हमारी फैमिली को कभी कुछ होने नहीं देने वाली हूँ। बाद में यहाँ पर लिली नेक्स्ट डे होती है अपने कैबिन में, जहाँ पर वो क्लाइंट्स को देख रही थी। फिर इतने में यहाँ पर जाना चाहता है उसे मिलने के लिए, साथ साथ यहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है, तो फिर वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था बट यहाँ पर लिली उसे मना करती है। फिर जी उसे बताता है कि उसे लंग कैंसर हो गया और वो लास्ट स्टेज पर है। फिर लिली उसे मिलने के लिए आ जाती है। जी को अभी भी लग रहा था कि लिली के दिल में अभी भी जी फंसा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए आई है, बट यहाँ पर लिली उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रही होती है। जी कहते कि देखो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो आज तुम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए नहीं आती। यहाँ पर लिली चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस कमबख्त तो कुछ बात बताने को और समझाने के बाद ही वो कुछ समझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर जी बाद में यहाँ पर नीचे नील डाउन कर उसे बैक करने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका देकर देखो। लिली यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती कि देखो, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, अब मेरी एक फैमिली है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में ऐसे भी तुम्हें चूज़ करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जी कहते कि तुम्हें फैमिली चाहिए ना, तुम बस मुझे एक चांस देकर देखो, हम इस फैमिली को वापस से बना सकते हैं। लिली कहते कि तुम्हें सच पूछ यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है या फिर तुम्हें कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जी तो पूरा का पूरा पागल इंसान ही बन जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाते हैं, जहाँ पर जान उसे पिकअप करने के लिए आता है एंड यहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है, जहाँ पर लिली उसे बताती है कि उसे 1 ईयर के लिए अब्रॉड जाना होगा, क्योंकि उसे उसके अब्रॉड वाले हॉस्पिटल की पोजीशन पर डायरेक्टर का रोल दिया गया है, जहाँ पर वो जाएगी तो उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने मिलेगा और वो ढेर सारी नई चीज़ें, न्यू टेक्निक्स और मेडिसिन से बहुत ज़्यादा न्यूली नोन हो सकती है। यहाँ पर जान उसे बोलने लग जाता है कि देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में तुम्हें जितना सक्सेसफुल बनना है तुम उतना सक्सेसफुल बनो, मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। लिली कहती कि अरे तुम यहाँ पर इतना इजीली ये सब कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या दुख नहीं हो रहा है, मैं 1 साल के लिए इतना दूर जा रही हूँ, लगता है यहाँ पर कोई तो साइड चिक तुमने बैठा कर रखी होगी। यहाँ पर जान हंसने लग जाता है, बट यहाँ पर लिली उसे सारी चीज़ों के थैंक यू बोलने लग जाती है एंड साथ साथ उसे वो रियश्योर भी करती है कि उसका और जी का कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं है। जब चान उसकी लाइफ में आया था और उसके पहले ही उसने जी को अपनी लाइफ से निकाल दिया था, बाद में यहाँ पर वो उसे किस्से देती है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जिसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है एंड यहाँ पर वो बार बार सिर्फ और सिर्फ लिली को ही याद किए जा रहा था एंड यहाँ पर उसके दिन ऐसे ही कटते जा रहे थे और लिली को याद करते करते वो अपनी आखिरी सांस भी ले लेता है, जिसके बाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि एकदम रिच और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमन बनकर वापस आ गई होती है एंड बाद में यहाँ पर एरिक और छान से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लिली अपनी इस हैप्पी से फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी इस रीबर्थ वाली चीज़ को लेकर कि गॉड ने उसे एक और चांस दिया था, जहाँ पर उसे जी को छोड़ने का ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है एंड छान उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को एक बार फिर से स्टार्ट करने का भी कोई रिग्रेट नहीं है और वह छान को और एरिक को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।